देखो, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम दिन में 20,000 से 25,000 बार करते हैं। तो ह्यूमंस आर गैस एक्सचेंजिंग मशीन्स। सांस अंदर आता है, सांस बाहर जाता है। प्राण अंदर आते हैं, प्राण बाहर जाते हैं। ब्रीदिंग, इससे आप जिंदा तो रहते ही हो, लेकिन आपकी जो ब्रीदिंग है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे आता है। आप क्या फील करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, आपका मूड कैसा है, सब कुछ आपका नर्वस सिस्टम डिक्टेट करता है। आपका अराउजल स्टेट आपका नर्वस सिस्टम डिक्टेट करता है, और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को आपकी ब्रीदिंग अल्टर कर सकती है। दैट मीन्स आप अंदर से कैसा महसूस करते हो, आपकी ब्रीदिंग उसको इम्पैक्ट करती है। तो हो सकता है हमारी ब्रीदिंग में इश्यू हो। तो ब्रीदिंग को सिर्फ एक अनकॉन्शियस प्रोसेस की तरह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्रीदिंग पे काम करके हम बॉडी के बहुत इश्यूज को सही कर सकते हैं, स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन बहुत एरियाज में स्टिफनेस। इवन हम अपनी मोबिलिटी तक इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम राइट एरियाज पे काम करें और ब्रीदिंग को इनकॉर्पोरेट करें। अगर आप गलत तरीके से सांस लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंह से सांस लेते हो या अगर आप बहुत ज्यादा सांस लेते हो, तो उससे बॉडी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में रह सकती है। माउथ ब्रीदिंग करने से आपका एयरवे इम्पैक्ट होता है। बहुत इम्पैक्ट होने पे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली बच्चों में देखे जाते हैं। क्रोकेड टीथ हो सकते हैं, ब्रेसेस लग सकते हैं। जिन भी बच्चों को ब्रेसेस लगते हैं, समझो सब माउथ ब्रीदर्स हैं। आपका फेशियल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, और ये सब चीज़ें बचपन में हो जाती है और लगभग इरिवर्सिबल है, अनलेस आप कोई प्रोसीजर के लिए जाओ, आप कोई डेंटल प्रोसीजर लो, फिर भी जो नेचुरली डेवलप होना वो नहीं होना। तो बहुत तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स तक इंसान को आ सकते हैं। तो ब्रीदिंग पे एम्फेसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रीदिंग में हमें ये समझना है कि जितना इंपॉर्टेंट इनहेल करना है उतना इंपॉर्टेंट एक्सहेल करना है। जितना आपके इनहेल करने की कैपेसिटी है उससे डबल आपके एक्सहेल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस पे काम नहीं किया जाता। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। Belly breathing is our most efficient breath. Belly breathing. Belly breathing. Belly breathing. बेली ब्रीदिंग इज अगेंस्ट द नॉर्मल ब्रीदिंग बायोमैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रीदिंग के कुछ मैकेनिक्स है बॉडी में, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। अगर आप पेट में सांस भरते हो, आपके बैक रिब्स कंप्रेस्ड होते हैं। जो ये पीछे का एरिया होता है ना, यहाँ पे 80% लंग सरफेस एरिया रहता है, 80% उसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। तो आपके जो लंग्स है ना, पहली बात है वो आपके पेट में नहीं है, वो यहाँ रिब केज के अंदर है। तो अगर रिब्स आपके फूलेंगे नहीं तो सफिशिएंट ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगा, सोचने वाली बात है। दूसरा, जब आप सिर्फ बेली को एक्सपैंड करते हो, पीछे कंप्रेस हो जाता है, वो बंद हो जाता है, वहां पे एयर जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा। अब आप एक नया ब्रीदिंग पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन कोई भी चीज अगर नॉर्मल ना हो, हमारे लिए बुरी भी हो, हम उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बॉडी खुद को उस हिसाब से ढाल लेगी, जिससे इश्यूज बढ़ सकते हैं। नर्वस सिस्टम ज्यादा फाइट फ्लाइट मोड में रह सकता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है बॉडी का आगे, क्योंकि कांस्टेंट बेली ब्रीदिंग करने से, अगर आप बार बार बेली ब्रीदिंग करते हो, आपका पेट बाहर आ जाएगा। उससे पेट बाहर आएगा तो पेल्विस ज्यादा इंटीग्रेट टिल्ट में चला जाएगा, रिब फ्लेयर आगे से हो जाएगा, रिब्स उठ जाएंगे, बैक रिब्स कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये ऐसी स्टेट बॉडी में बनाएगा जहां पे आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, आपको हिप पेन, लोअर बैक पेन, नेक पेन होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, और बॉडी में एंजाइटी भी बढ़ाएगा, और आपका स्टेमिना भी कम करेगा। कोई भी फिट इंसान आप देख लो, आपको पता है कि फिट इंसान कैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी टॉप क्लास एथलीट को देख लो, किसी भी ओलंपिक एथलीट को देख लो, किसी भी कमांडो को देख लो, फिजिकल एंडेवर्स में जो लोग टॉप पर है, किसी के पेट आपको बाहर निकले हुए नहीं मिलेंगे। और जितने भी लोग जिनके पेट बाहर निकले वो समझो बेली ब्रीदर्स हैं। अगर सांस लेते हो सिर्फ आपका पेट अंदर बाहर जाते हो तो आप एक बेली ब्रीदर हो, और आपकी ब्रीदिंग फॉल्टी है, आपके ब्रीदिंग मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर। तो ब्रीदिंग में नाक से सांस लेना, सही टंग पोजीशन बनाना, इसके साथ साथ रिब केज एक्सपेंशन प्रैक्टिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, और एक्सहेलेशन में अच्छा होना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। ये सिंपल सी ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, जिससे आपको न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बेनिफिट तो ये कि आप ज्यादा रिलैक्स, ज्यादा काम फील करोगे। आपका नर्वस सिस्टम हर समय फाइट फ्लाइट मोड में नहीं रहेगा। अगर आप हर समय फाइट फ्लाइट मोड में नहीं रहोगे तो आप रिएक्टिव नहीं रहोगे, आप लाइफ के स्ट्रेसेस के साथ बेटर डील कर पाओगे, और आपकी मोबिलिटी अच्छी रहेगी, आपका सिस्टम एंटी फ्रेजाइल बनेगा, आपके पास मूवमेंट ऑप्शंस होंगे। कहते हैं श्वास ही जीवन का सूत्र है। ब्रीदिंग पे बहुत एम्फेसाइज किया गया है। मेडिटेशन भी जब हम करते हैं तो हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं। सांसों को सिर्फ लिटरली नहीं लेना कि भाई सांस तो हम बचपन से ले रहे हैं, अंदर लेना बाहर लेना अपने आप होता रहता है। अगर आप सांस के प्रति सजग हो जाओ, सबसे पहले तो आप प्रेजेंट में आ जाओगे। आज का इंसान प्रेजेंट में रहता कब है? कभी नहीं रहता। सांस को देखो, सांस अंदर गया, सांस बाहर आया, आप प्रेजेंट में आ गए। ये प्रेजेंट मोमेंट, यही प्रेजेंट मोमेंट है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। इस पल में रहना बहुत जरूरी है, ये हमको पता है, बट हम रह नहीं पाते अपने मन के कारण, जो कि आगे और पीछे भागता रहता है, पास्ट में भागता रहता है, फ्यूचर में भागता रहता है। तो उसको यहाँ पर लाने की एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है सांसों को देखना। मेडिटेशन में भी हमें ये सिखाया जाता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, सिर्फ सांस को देखने को कहा, कोई मंत्र बोलने को नहीं कहा, सिर्फ सांस को देखने को कहा। सांस को जब हम देखेंगे तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। फिर हम नाक से सांस लेंगे, हम ये भी देख रहे हैं कि हम कैसे सांस ले रहे हैं। इसके साथ हम पूरा सांस छोड़ेंगे। इसकी ब्रीदिंग ट्रेनिंग भी है कि आप नाक से अंदर लीजिए, मुंह से धीरे से पूरा बाहर छोड़िए 5 से 7 सेकंड तक। इसको सांस श्वास को रोक दीजिए, छोड़ने के बाद रोक दीजिए 3 से 5 सेकंड,
उसको नाक से धीरे से अंदर लीजिए। अगर आप यही प्रक्रिया 5-10 मिनट करो तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। और जब आप इनहेल करोगे, जब आप सांस अंदर लोगे, तो आपने महसूस करना है कि वो सांस आपके रिबकेज में गया, आगे पीछे साइड पे, सिर्फ सामने से छाती नहीं उठेगी, पूरा रिबकेज एक्सपेंशन होगा। ऐसा 10 मिनट करने पे आपको बहुत बेटर फील होगा और आप प्रेजेंट में भी आ जाओगे। और अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी था तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आपके शरीर में दर्द भी था कहीं पर भी, उसका जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि पेन तो रियल है, दर्द तो आपको हो रहा है, लेकिन वो कितना महसूस होता है वो आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अच्छे वक्त में खुशी में दर्द महसूस नहीं होता, बुरे वक्त में गुस्से में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा दर्द हमें महसूस होता है। दैट मीन्स पेन तो है, लेकिन कितना महसूस होता है वो यूनिवर्सल नहीं है। किसको कितना दर्द होता है, आपको अगर इतना दर्द हो रहा है, जरूरी नहीं है मुझे भी उतना ही दर्द हो। मुझे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, भले हमें बराबर चोट लगी है, डिपेंडिंग अपॉन मैं अंदर क्या सोचता हूँ, मैं अंदर क्या फील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ के क्या सर्कमस्टेंसेज है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो पेन तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बट ब्रीदिंग जो कि एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो कि बॉडी के न्यूमरस सिस्टम्स को इम्पैक्ट करता है। आप जिंदगी को कैसा महसूस करते हो उस तक को आपके श्वास लेने का तरीका इम्पैक्ट करता है। तो ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, इस पे काम करते करते हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी सही की है। तो इसलिए ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, दर्द बहुत कॉम्प्लेक्स है, पेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। किसको क्यों एग्जैक्टली पेन हो रहा है हम नहीं कह सकते। देयर इज अ बायोसाइकोसोशियल मॉडल ऑफ पेन। दर्द के पीछे बायोलॉजिकल रीजन भी है, मान लो टिश्यू डैमेज है। साइकोलॉजिकल रीजंस भी है, इंसान क्या सोच रहा है अपनी स्थिति के बारे में। सोशल रीजन भी है, अगर मेरी बीवी से मेरी लड़ाई होती है रोज, उसकी वजह से मेरी बैक में ज्यादा पेन हो सकता है। अगर मुझ पे बहुत ज्यादा कर्ज है बैंक का, उससे मेरी पीठ में ज्यादा दर्द हो सकता है। अगर मुझे अपना काम नहीं पसंद और मजबूरी में मुझे वो काम करना पड़ता है जिससे मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ इंटरनल लेवल पे, उससे मुझे बैक पेन ज्यादा हो सकता है। इमोशनल पेन भी होता है, मेरे शरीर में चोट नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई बहुत बुरी घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, चीटिंग हो गई, तो वैसा ही दर्द होता है जैसे चोट लगने पे होता है। ब्रेन के वही एरियाज लाइट अप होते हैं जो एक्सट्रीम पेन में लाइट अप होते हैं, बस शरीर में चोट नहीं दिखती। तो आपकी सोच, आपका जिंदगी को लेकर एटीट्यूड डिसाइड करता है आपको कितना दर्द महसूस होता है। अगर आप विक्टिमहुड मेंटालिटी के साथ सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे दर्द क्यों हुआ, मेरा तो कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरी स्थिति ऐसी रहेगी, मैं बेटर नहीं होऊंगा, तो आपको ज्यादा दर्द महसूस होगा और आप उस साइकिल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसे भी लोग हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहे हैं, बट उन्होंने पेन झेला है, उस पेन से बाहर आए, वो चाहे चोट लगना है, वो चाहे गोली लगना है। सो माइंडसेट बहुत मैटर करता है इंसान का। फिजिकल पेन झेलने की कैपेसिटी और इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल पेन झेलने की कैपेसिटी, इसकी भी टॉलरेंस लोगों की अलग अलग होती है। इसको ट्रेन किया जा सकता है। मेनली जो आपका परसेप्शन है वो बहुत मैटर करता है। आप अपनी स्थिति के बारे में क्या सोचते हो वो बहुत मैटर करता है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली उस पेन के बारे में सोचोगे और जिंदगी जीना छोड़ दोगे तो वो पेन बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप एक हाइपर रियलिटी की स्टेट में चले जाओगे, आपका पेन परसेप्शन बढ़ जाएगा। इंसान का जो मन है ना, वो जिस भी चीज के प्रति सजग हो जाएगा, जिस भी चीज के प्रति आप सचेत हो जाओगे, वहाँ पे अटेंशन लेके जाओगे, वो चीज एक्सपैंड करती है। मैंने रेड कलर की कार ली किसी भी कंपनी की, अब मुझे उसी कंपनी की ज्यादा रेड कार्स दिख रही है सड़कों पर। वो कार्स पहले भी थी, मैंने नोटिस नहीं किया, तो मेरा अटेंशन गया, तो अब मुझे वो चीज दिख रही है। हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते क्योंकि हम देखना नहीं चाहते, आंखें नहीं देखती, दिमाग देखता है। तो अंदर क्या चल रहा है वो बहुत मैटर करता है। आप जो अंदर से देखना चाहते हो उसका एविडेंस आपने अपने लिए इकट्ठा कर ही लेना। तो अपने दर्द से दिल लगा लेना, मैं विक्टिम हूँ इस स्टोरी से दिल लगा लेना, या अपनी आइडेंटिटी अपने पेन के अराउंड बना देने से उस पेन को आप हमेशा जीवित रखते हो। इंसान कई बार अपने दर्द से हमदर्दी कर लेता है। हो सकता है मेरे दर्द को मैंने जो ओवरकम किया उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बट वो मेरे शरीर में वो दर्द को भी जिंदा रखता है। तो उस दर्द से ऊपर बढ़कर उस स्टोरी को चेंज करना भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो। तो जो क्रॉनिक पेन सफरर्स होते हैं, जिनको बहुत साल शरीर में दर्द रहता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, इंजरीज एंड ऑल, उनकी बॉडी को दर्द में रहने की आदत हो जाती है, फेमिलियरिटी हो जाती है। अब दर्द ना होना ना अनफेमिलियर है। ह्यूमन माइंड विल ऑलवेज चूज अ फेमिलियर हेल ओवर एन अनफेमिलियर हेवन। मतलब आपका दिमाग जिस नरक को जानता है ना, वो हमेशा उस नरक को चुनेगा, बजाय कि आप स्वर्ग को चुनो, क्योंकि स्वर्ग कभी महसूस नहीं किया तो वो अनफेमिलियर है। जो अनफेमिलियर है वो थ्रेटफुल है। दिमाग तो बस वही देखता है, वही सोचता है, वही चुनता है जो फेमिलियर है, जो देखा हुआ है। कई बार वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता। बहुत ज्यादा अवेयरनेस अपने पेन का होना, उससे दर्द बढ़ सकता है। बहुत कम अवेयरनेस भी अच्छी चीज नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। तो जब चीज बहुत खराब हो चुकी होगी तब शायद आपको रियलाइज हो। बट बहुत ज्यादा परसेप्शन अगर पेन का हो जाए तो वो भी सही काम नहीं करता है। ज्यादा अपने दर्द पे ध्यान देने से दर्द बढ़ता है। इवन इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, मान लो पोस्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना और खुद को लेबल करना कि अच्छा मुझे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, मुझे हाइपरलॉर्डोसिस है, मुझे राउंडेड शोल्डर है, मुझे लैटरल पेल्विक टिल्ट है, मुझे स्कॉलियोसिस है। इन चीजों से जब हम खुद को कैटेगराइज करते हैं तो उससे इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ सकती है। हम डर सकते हैं, हम खुद को जज कर रहे हैं, हम खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
हम जो सोल इस शरीर में रह रहा है वो खुद को ही जब क्रिटिसाइज करता है तो अच्छे इमोशन बॉडी में पैदा नहीं होते, उससे दर्द पैदा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में अगर दर्द भी नहीं है, आपकी सोच, सिर्फ आपके सोचने से शरीर में दर्द हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। कुछ केसेस में तो लोग मर भी गए, किसी की आंखें बंद करवाई, उसे कहा कि हम तुझे सांप से कटवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नीडल्स लगाई, उसे लगा सांप ने काटा, मर गया। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। अब ऐसा नहीं कि दर्द है तो सिर्फ हम यही सोचते रहे हमें दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। एक्शंस लेने भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी करना है, लाइफ स्टाइल भी सही जीना है, बट ये चीज़ भी समझना जरूरी है। कई बार ना इंसान जब पेन की साइकिल में फंसा रहता है तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि उसका हुक कहाँ पे है। कई बार हमें पेन में रहने की इतनी आदत होगी कि भाई हम सेल्फ सैबोटाज करेंगे लेकिन पेन से बाहर नहीं आएगा। कई बार हम खुद को हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास एक पेनफुल स्टोरी है, तो हम उसको बार बार रिमेंबर करते हैं। कई बार किसी एरिया में इंजरी होती है, 2-4 साल वो इंजरी हमें रहती है, तो हमें कॉन्स्टेंटली उस एरिया में वो पेन फील करने की आदत हो जाती है। तो वहाँ पे पेन है नहीं, बट हमारा एक कनेक्शन बन गया है कि यहाँ पे दर्द है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ दर्द है तो दर्द हो सकता है। अगर मैं सोच रहा हूँ स्पाइन टेढ़ी होने से दर्द होता है, दर्द हो सकता है। अगर मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि आपके लो बैक में डिस्क है, आप मत झुकिए, और हो सकता है 3-4 महीने बाद वो ठीक भी हो जाए, क्योंकि डिस्क ओवर टाइम सही हो सकती है। नंबर 1, आपके स्पाइन में डिस्क बल्ज हो सकता है, दैट डजंट मीन आपको पेन होएगा। बहुत सारे लोगों के स्पाइन में डिस्क बल्जेस होता है, बट वो पॉपुलेशन एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई पेन शो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इंसान आता है, मैं देखता हूँ उसकी बॉडी को असेस करता हूँ एंड आई से कि भाई झुकना मत यार, अगर आप झुकोगे तो आपकी लो बैक डैमेज हो जाएगी। अब मैं अथॉरिटी हूँ, वो मेरे पास आया, यही होता है जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो डर जाते हैं, डॉक्टर ने तो कहा मत झुकना। अब वो इंसान 2-4 महीने बाद ठीक हुआ, 6 महीने बाद ठीक हुआ, वो कभी चेक नहीं करेगा, वो 5 साल तक झुकेगा ही नहीं। अब उसके दिमाग में इतना डर है कि उसे लगता है मैं झुकूंगा तो पीठ में दर्द आएगा। एक तो कभी झुक नहीं रहा तो वो एरियाज टाइट हो जाएगी, वो खुलेगा नहीं कभी। दूसरा, उसके दिमाग में डर है, वो जैसे झुकने की कोशिश करता है दिमाग पेन प्रोड्यूस करता है, उसे लगता है हाँ दर्द है, नहीं कर सकता मैं। तो लिमिटेशन पड़ गया ना अपने दिमाग में, तो उन लिमिटेशन को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। दर्द है, पैर मुड़ गया तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही छलांग मारनी, बट 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद पैर को हिलाने की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, ये 100% है। वो 100% इंप्रूव होगी कि 50% होगी, वो हमको नहीं पता, वो डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन, बट इंप्रूवमेंट सबके आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी बहुत जरूरी है।